बच्चों हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, है ना। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है बच्चों। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, तो आज हमको ये समझना है कि एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए हेडिंग ले लेते हैं हम लोग, एडिशन कंपाउंड या आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, है ना। तो हमारे पास हेडिंग क्या है, चाहे हम बोलें एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, या हम बोलें ओ आर आर एडिशन कंपाउंड, या हम क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड क्या है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, दोनों एक ही चीज है ना। चाहे हम कहें एडिशन कंपाउंड, चाहे हम कहें मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बच्चों जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो बनाया था सिलेबस का डायग्राम, यानी जो सिलेबस फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि चैप्टर को हम इतने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। और ये अगली हेडिंग है एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये क्या है यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे साल्ट क्या है ना। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि साल्ट क्या है ना। तो आप पहले से पढ़ करके चले आ रहे हो बच्चों। अगर मैं अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर दूं। हमारा उद्देश्य होता है कि सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट भी चैप्टर को बहुत अच्छा इंजॉय करे और बहुत अच्छे से वो समझे। तो हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है ना। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता होगा साल्ट क्या है। तो अगर मैं किसी भी बच्चे से अभी पूछूं कि साल्ट क्या है, तो ये कहेगा कि सर जो साल्ट है ये बनता है हमारा एसिड और बेस को अगर हम मिला दें, एसिड और बेस को हम अगर मिला दें तो साल्ट प्लस पानी बन जाता है। तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही पहचान लीजिए। अब चलो तो चार पांच एग्जाम्पल लिख दो। तो चलो मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे लिख दिए, है ना। एसिड और बेस को चलो मिला देते हैं। तो जैसे पहला तो यही शुरुआत होती है, एक HCl है और इसमें मिला दिया हमने NaOH मिला दिया। तो ये बहुत बेसिक सा, यहाँ एक साल्ट बन गया NaCl और प्लस H2, है ना। अब आप सोचोगे गुरुजी ये उल्टा क्यों लिख रहे हो। उल्टा सीधा नहीं होता भाई, मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आए बस। चलो देखो और दूसरे एसिड मिला दो। जैसे देखो तुम H2SO4 ले लो, इसको मिला दो किसमें, बेस में NaOH में मिला दो। यहां पर भी क्या बन जाएगा Na2SO4 और प्लस यहां पर Na2SO4, है ना, और ट्वाइस H2O, Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। अगर हम बैलेंस करें रिएक्शन को तो यहाँ 2 लगा दो। ऐसे आप और भी ले सकते हो, जैसे मान लो तुमने ले लिया भैया H2SO4 और यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपने ले लिया 2KOH, है ना, 2KOH।
तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, असल में हम लोग ये कर रहे हैं कि बेस और एसिड को मिला दे रहे हैं। बेस और एसिड, बेस कोई और भी ले सकते हो, तो बेस और एसिड को अगर हम मिला दे रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, साल्ट मिल जा रहा है K2SO4 और यहाँ से 2H2O, फिर से ये 2H2O बन गया। अब इसमें अगर हम लोग विचार करें बच्चों, तो जो ये साल्ट है, सभी साल्ट में एक कटायन है और एक एनायन है ना। सभी साल्ट में एक कटायन है और एक एनायन है। शुरुआत में बच्चों आपको ये चाहिए कि नोट्स तो बनाना ही है, लेकिन शुरुआत में 1-2 मिनट आप जो है बातों को सुनने का पहले प्रयास करें और फिर आप वीडियो पॉज करके फटाका 1 मिनट में लिख सकते हैं आप, है ना। लेकिन पहले आपको ये चाहिए कि जब तक ये हमारे बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाए, जब तक हम मिटाए ना, तब तक आप समझने का प्रयास करें कि मैं क्या कहानी आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों जो आवाज़ निकल करके आपके वीडियो से मेरी आवाज़ जो आपको मिलती है, उससे आपका एक कनेक्शन बनता है चैप्टर में। तो पहले सुन के समझें और फिर जब समझे रहेंगे तो आप वीडियो पॉज करके, मैं जितना बहुत देर में लिखता हूँ उतना आप आधा मिनट 2 मिनट में लिख लेंगे, है ना। तो उद्देश्य होता है समझाना। तो देखो यहाँ पर सभी साल्ट में, जैसे ये क्या है, साल्ट है, NaCl क्या है, साल्ट है, Na2SO4 क्या है, साल्ट है, K2SO4 क्या है, साल्ट है। अच्छा, सभी साल्ट में एक कटायन है, एक एनायन है। जैसे अगर हम विचार करें तो इसमें Na+ और Cl-, ये कटायन हो गया Na+, ये एनायन हो गया। इसमें भी क्या है, Na+ SO4-, इसमें क्या है, कटायन K+ है और SO4-, है ना। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चे, हमारे सभी प्रिय बच्चे साल्ट को समझते हैं। ये सारी चीजें जो हमने लिखा है बच्चों ऊपर, तो ये इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बच्चों सिंपल साल्ट बोलते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं बच्चों सिंपल साल्ट। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट। और साल्ट में एक कॉमन बात ये बच्चों मिल रही है हम लोगों को कि साल्ट में एक जो है कटायन होता है और एक एनायन होता है। छोटी क्लास में आप साल्ट पढ़ चुके हो। अब साल्ट समझना तो हमारा उद्देश्य था नहीं, ये तो आप पहले से जानते थे। तो पहले से जानते थे गुरुजी, तो आप टाइम पास कर रहे हो, नहीं भाई, आपके इमोशन को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि इसी चीज से ये बना है, इसी सिंपल साल्ट से ये चीज एडिशन कंपाउंड बना हुआ है। तो अब फटाफट एडिशन कंपाउंड को देखो, समझ लो। अगर इन्हीं सिंपल साइंस देखो जो डिस्कवरी हुई, जैसा कि पहले मैं ये बात आपको बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में कि ये चैप्टर अपने आप में साइंस में एक बहुत बड़ा स्कोप लेकर के आता है। ये चैप्टर जो है साइंस में अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप लेकर के आता है। अच्छा, तो भैया ये स्कोप कैसे डेवलप हुआ। भाई साइंस में कोई घटना घटती है और अगर वो हमारे फायदेमंद में, हमारे लिए वो फायदेमंद है तो हम उसी को साइंस बना करके पढ़ते हैं, यही मोटी बात है। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल साल्ट और भी हैं, बहुत सारे सिंपल साल्ट में। और सिंपल साल्ट क्या है, और सिंपल साल्ट का एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे हमने लिख दिया कॉपर सल्फेट क्या है, सिंपल साल्ट है। जैसे हमने बच्चों लिख दिया क्या, फेरस सल्फेट या FeSO4 क्या है, सिंपल साल्ट है।
जैसे बच्चों हमने लिख दिया अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, क्या है? सिंपल साल्ट है। ये सब भी क्या है? सिंपल साल्ट है। इसमें भी वही दो चीज है। कौन सी दो चीज है सर? एक कटायन है, एक एनायन है ना? इसमें भी वही दो बात है, एक कटायन है और एक एनायन है। तो गुरुजी एडिशन कंपाउंड क्या होता है नहीं बताया अब तक। तो भैया एडिशन कंपाउंड ये होता है कि जब दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट को, दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को हम आपस में मिक्स कर दें। टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट, टू सिंपल, टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट, टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट। हमने क्या लिया? टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट सॉल्यूशन। हमने क्या लिया? टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट सॉल्यूशन लिया। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या, टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट सॉल्यूशन ले लिया। तो चलो ले लेते हैं भाई। मान लो कि ये जो है हमारे पास एक है FeSO4 का सिंपल साल्ट का सॉल्यूशन। एक किसका सॉल्यूशन है? मान लो कि ये है FeSO4 का सिंपल साल्ट का ये सॉल्यूशन है। और एक सॉल्यूशन लिया हमने जो है, एक सॉल्यूशन लिया हमने बच्चों अमोनियम सल्फेट का। एक सॉल्यूशन हमने ले लिया अमोनियम सल्फेट का। एक सॉल्यूशन हमने किसका ले लिया? अमोनियम सल्फेट का ले लिया। अमोनियम सल्फेट का मतलब NH4 ट्वाइस SO4। ये क्या है? फेरस सल्फेट है बच्चों। इस कंपाउंड का क्या नाम है? फेरस सल्फेट है ना, लिख दिया जाए। ये क्या है? अमोनियम सल्फेट है। ये इस कंपाउंड का क्या नाम है? ये सॉल्यूशन जो है किसका है? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है ना, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये क्या हमने लिया? अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन है ना, फेरस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। ये हमने लिया अमोनियम सल्फेट, चलो लिख देते हैं। ये हमने लिया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम इसे आपस में मिलाएंगे, लेकिन एक फिक्स रेशियो में। हम इसे आपस में मिलाएंगे फिक्स रेशियो में। ठीक है बच्चों, हमने इस दोनों को क्या किया? मिला दिया, इसको भी और इसको भी, दोनों को हमने क्या किया? मिला दिया बच्चों। इन दोनों को हमने क्या किया? इसमें ला करके मिला दिया। तो ये जो है ये किस चीज का सॉल्यूशन है? तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन हमें मिला, ये सॉल्यूशन मिला दो सिंपल साल्ट सॉल्यूशन का मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ टू सिंपल साल्ट सॉल्यूशन, तो ये हमको क्या मिल गया बच्चों? मिक्सचर, ये हमको मिल गया मिक्सचर ऑफ टू सिंपल साल्ट सॉल्यूशन, ये हमें मिल गया। अब अगर हम इसको, इस सॉल्यूशन को अगर हम क्रिस्टलाइन होने के लिए, क्रिस्टल बनने के लिए छोड़ दें,
इस सॉल्यूशन को अगर हम क्रिस्टल बनने के लिए छोड़ दें, अच्छा ये जो मिलाया जा रहा है ये दोनों सॉल्यूशन किसमें है, फिक्स्ड रेशियो में है। किसमें ये मिलाया जा रहा है बच्चों, फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जा रहा है। ये मिलाया जा रहा है फिक्स्ड रेशियो में। ये किसमें मिलाया जा रहा है, फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जा रहा है इसमें। तो अब अगर इसको हम क्रिस्टल बनाएं, क्रिस्टल कैसे बनेगा भाई, इसमें कुछ सॉल्यूशन है तो इसमें कुछ पानी होगा, इसमें कुछ पानी होगा, है ना, ये एक्वस, इसमें कुछ पानी होगा, ये भी जो है क्या है, एक्वस अमोनियम सल्फेट। तो इसमें कुछ पानी होगा, वो पानी सूख जाएगा, तो यही सॉलिड मटेरियल किसके फॉर्म में बचेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में बचेगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, है ना। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन में पानी जो है निकल जाएगा और यही दो मटेरियल के क्रिस्टल आपस में जुड़ करके मिलेंगे, है ना। तो इसका क्या होने जा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होने जा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन होने से हमें इस प्रकार का कंपाउंड मिला। कौन सा कंपाउंड मिला, हमें मिला बच्चों कंपाउंड FeSO4 इनटू, अब देखो ये ऐसे लिखा जाता है ना। ये हमें जो है कंपाउंड जो मिला, हमें कैसा कंपाउंड मिला, इसको हमने क्रिस्टलाइजेशन करवाया। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, यहां से पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो हमें जो सूखा हुआ मटेरियल बचा वो क्रिस्टल फॉर्म में बचा, है ना। तो उसके जो क्रिस्टल का जो फार्मूला बन के आया हमारे सामने, वो क्या बन करके आया, FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ऐसा कंपाउंड हमको मिला और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। वैसे ये बड़ा ही फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है मोहर साल्ट, है ना। वैसे एनसीईआरटी ने इस कंपाउंड को दिया है। बच्चों ये बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि टीचर पढ़ाते समय उसी कंपाउंड को लिखने की कोशिश करता है जिसको एनसीईआरटी ने दिया है, और कम कंपाउंड लिखने का प्रयास करता है, लेकिन जितना मैं लिखूंगा वो सब एनसीईआरटी में गिवन है, उससे कम नहीं लिखूंगा। एक आध दो कंपाउंड अगर ज्यादा लिख दे रहा हूं तो भाई उसको भी याद करिए आप, है ना। तो इस कंपाउंड का नाम है, इसे ही हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, चाहे हम बोले एडिशन कंपाउंड, इसी को हम चाहे बोले एडिशन कंपाउंड, या हम क्या बोल सकते हैं इसी को मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसी का नाम बच्चों है मोहर साल्ट, है ना। इसी कंपाउंड का क्या नाम है, मोहर्स साल्ट। इसी कंपाउंड का क्या नाम है बच्चों, मोहर्स साल्ट, है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको एडिशन कंपाउंड को समझाने में सफल हुआ। बच्चों मुझे लग रहा है कि मैं आपको एडिशन कंपाउंड समझाने में सफल हुआ। अब देखो बच्चों, एक एडिशन कंपाउंड तो है नहीं, बहुत सारे एडिशन कंपाउंड हैं। अभी हम बहुत सारे कंपाउंड लिखेंगे। तो जैसे अगर हम इस पूरे प्रोसेस को रिएक्शन के माध्यम से भी लिखा जाता है। मैं चाहता हूं कि अब आप इतना एक बार नोट्स बना लें। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इतना आप लिख लें, है ना। मैं चाहता हूं क्योंकि अब मैं कुछ चीजें मिटा दूंगा। तो चलो
मुझे लग रहा है कि अब आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि बहुत सरल बातें डिस्कस कर रहा हूं। मैंने ये आपको समझाया कि एडिशन कंपाउंड, तो क्या समझाया? मैंने ये समझाया बच्चों कि जब दो या दो टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को अगर हम मिला दें और मिला करके उसे गर्म करके क्रिस्टल बनने के लिए छोड़ दें, मीन्स ये सॉल्यूशन जो है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन हमने गर्म किया और ये भी गर्म किया, दोनों आपस में मिला दिया, तो यहाँ जो है इसे अगर हम ठंडा होने दें, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल है ना, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वही क्या है? क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, ये क्रिस्टल है। किस फॉर्म में ये मटेरियल मिलेगा हमें? क्रिस्टल के फॉर्म में मटेरियल मिलेगा, है ना। तो ऐसी प्रोसेस है, ये क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में मटेरियल मिलेगा। सिंपल सी बात है, जैसे नमक जो रखा हुआ है आपके घर में, जो डेली टेबल साल्ट आप यूज करती हो, नमक जो आपके घर में डिब्बी में रखा गया है वो क्रिस्टल फॉर्म में है। बहुत मोटा एग्जाम्पल, ऐसे ही ये भी। और बच्चे तो इसको जो भी लैब में आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे जो है नमक रखा जाता है हम लोगों के घर के डिब्बे में, वैसे ही जो है ऐसा कंपाउंड जो है लैब में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड रखे होते हैं केमिस्ट्री के लैब में। चलो, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एडिशन कंपाउंड समझाने में सफल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो घटना साइंस की क्या है? साइंस की घटना ये है कि जब दो सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को मिला करके उसे उसका क्रिस्टल बनने के लिए छोड़ दिया जाए तो एडिशन कंपाउंड बन जाता है। हमसे कोई पूछे भाई एडिशन कंपाउंड क्या है, तो हम उसको ये बताएंगे कि जब कोई दो सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को आपस में हम फिक्स रेशियो में मिला दें और मिलाने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें, है ना। यानी मिलाने के बाद उसको हम ऐसे गर्म कर दें कि वो आपस में मिल जाए, और आपस में मिल जाए और उसका पानी जो है वो बाहर निकल जाए, तो कुछ ही पानी का अवशेष शेष रह जाता है जब वो क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे देखिए ये पानी, थोड़ा सा पानी का अवशेष उसमें शेष रह गया है ना। लेकिन क्लास 10th में बच्चों को क्या पढ़ाया गया है कि ये पानी का मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को गीला नहीं करेगा, है ना। ये एडिशन कंपाउंड लिखने का ऐसे तरीका है, पढ़ने का तरीका क्या है? FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, है ना। बीच में देखो ये इंटू इसी प्रकार से लिखा जाता है, लिखने का यही मेथड है। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए। चलो इसको मिटा देते हैं। तो अब ऐसे ही वैज्ञानिकों के सामने ये घटनाएं घटने लगी। कौन सी घटनाएं घटने लगी? कि जब दो सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को एक फिक्स रेशियो में मिलाया जा रहा था तो एक नया कंपाउंड बन रहा था, और उसको वैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया? एडिशन कंपाउंड बोल दिया। तो आप सोचो गुरुजी का एग्जांपल और दिया जाए। चलो भाई और एग्जांपल ले लिया जाए, है ना। और एग्जांपल लेकर के जो है चीजें और क्लियर किया जाए। अब एक दो एग्जाम्पल, चार एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे, आप कह सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, थोड़े मोड़े एग्जाम्पल नहीं है। तो अभी देखो, जैसे इसी जो प्रोसेस ये हमने लिखा, इसको ऐसे रिएक्शन के भी फॉर्म में लिखा गया है कि FeSO4 aqueous प्लस NH4 ट्वाइस SO4 aqueous प्लस 6H2O। तो यहाँ ये मोहर साल्ट बन गया, FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। डाट जो है समझना है आपको, 6H2O। ठीक है बच्चों। और भी देखो, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4
aqueous प्लस इसमें क्या मिला दिया हम लोगों ने, NH3, 4NH3, इसमें NH3 मिला दिया। तो ये क्या बनाया, ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाया बच्चों। लिखने का तरीका हमारे पास ऐसे ही हो सकता है। इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, CuSO4 इंटू 4NH3, है ना। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये एक अलग से कंपाउंड बन गया इन दोनों को मिलाने के बाद, है ना। इन दोनों को मिलाने के बाद ये एक अलग से कंपाउंड बन गया 4NH3। बाद में इसी को लिखने का तरीका, ये भी क्या है, एडिशन कंपाउंड। ये क्या है, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, है ना। ये भी क्या है, एडिशन कंपाउंड। ये क्या है, एडिशन, ORR, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या है, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, है ना। बाद में इसको लिखने का तरीका बच्चों ये डेवलप हुआ, CuNH3, ये छोटे ब्रैकेट में, ये 4 यहां, ये सब कुछ बड़े ब्रैकेट में, है ना। बाहर इसके SO4। इसको देखो ऐसे भी लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, है ना, SO4, है ना। देखो इसी चीज को ऐसे लिखा जाएगा। तो ये क्या बन गया, एडिशन कंपाउंड बन गया, एडिशन कंपाउंड बन गया। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एडिशन कंपाउंड, तो हम डिफाइन कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजें नोट कर लिया है और इस पॉइंट में जो है हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आपको एडिशन कंपाउंड समझा पाया कि एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, किसको कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को। मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, तो मुझे लग रहा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड मैं आपको समझा दिया। ऐसे ही और बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, है ना। अब ये घटना है बच्चों, एडिशन कंपाउंड क्या है, व्हाट इज एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैन बी obtained by mixing two or more than two simple salt solution can be obtained by mixing। चलो लिख दिया जाए, अगले पॉइंट में मॉलिक्यूलर कंपाउंड की डिफिनीशन लिख दिया जाए, है ना। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैन बी obtained, कैन बी obtained, obtained by, है ना, कैन बी obtained by mixing, by mixing of two or more than two simple salt solution, simple salt solution in fixed ratio, in fixed रेशियो, है ना। चलो चार्ट बना करके समझा देते हैं। सिंपल साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, सिंपल साल्ट सोल्यूशन, इसको हमने बोल दिया ए, प्लस
सिंपल साल्ट। अब सिंपल साल्ट क्या है मैंने डिटेल में समझा दिया भाई। सिंपल साल्ट क्या है मैंने डिटेल में समझा दिया। सिंपल साल्ट सॉल्यूशन बी, सिंपल साल्ट सॉल्यूशन बी, इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स कर दिया गया, मिक्सिंग, है ना, मिक्सचर ऑफ, इन दोनों को मिला दिया गया तो क्या प्राप्त होगा, मिक्सचर ऑफ टू सिंपल साल्ट सॉल्यूशन। अब ये किसमें था, फिक्स्ड रेशियो, ये किसमें था, किसमें हमने कैसे मिलाया इसको, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो मिलाया। अब इसको हमने ये क्या करवाया, यहां से पानी को निकाला गया, पानी को निकाला गया, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, है ना, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाया गया। देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल छोटा सा मैं दे दूं भाई, आप जो है चीनी पानी ले लो, चीनी भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। नमक किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। आप नमक पानी, भाई नमक जो है कैसे प्राप्त होता है, समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। तो समुद्र के पानी को क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है, तो हमें नमक मिल जाता है ना। जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, मुझे लग रहा है कि मैं क्रिस्टलाइजेशन को समझाने में सफल हुआ। क्लास 10th में क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है। मोटी मोटी बात क्या है क्रिस्टलाइजेशन, भाई नमक पानी कहीं प्रेजेंट है, उसको कुछ ऐसा करो कि उसमें से पानी उड़ जाए, तो जो बचेगा वही क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में बचेगा। अब 10th में, क्लास 10th में ये बात समझाई गई है कि क्रिस्टल की एक लैटिस होती है, एक ज्योमेट्री होती है, उसमें जो मॉलिक्यूल H2O का होता है वो उसके क्रिस्टल लैटिस को मेंटेन करता है, वो उसको भिगाता नहीं है। 10th में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या यहाँ पड़ा हुआ H2O का मॉलिक्यूल इस क्रिस्टल को भिगाएगा, भिगो देगा, वेट करेगा, गीला करेगा। ये क्वेश्चन 10th की एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी के लिखने का तरीका ही यही होता है कि आम बोलचाल की भाषा में एनसीईआरटी लिखी गई है, इसीलिए मैं भी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2-2 पेज 3-3 पेज करके आप एनसीईआरटी पढ़ें। हमारे बच्चे, जिन बच्चों के लिए, वैसे तो मैं ये वीडियो सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनसे भरपूर रिक्वेस्ट है कि अगर किसी कारणवश हमारी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई तो उस समय आप एनसीईआरटी खूब मन लगा करके 1 पेज 2 पेज खूब मन लगा करके बार बार आप पढ़ें, तभी चैप्टर की फील आपको आएगी, है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन करवा देने से यहां हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एडिशन कंपाउंड मिल जाएगा। एडिशन कंपाउंड बोले, और चाहे हम इसको बोले मॉलिक्यूलर कंपाउंड, चाहे हम इसको बोले मॉलिक्यूलर कंपाउंड, चाहे हम इसको बोले मॉलिक्यूलर कंपाउंड, है ना। तो मुझे लग रहा है कि एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, ये बात आपके दिमाग में मैं बैठाने में सफल हुआ, है ना। एडिशन कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब गुरुजी ये सिंपल साल्ट कितने हो सकते हैं, भाई ये सिंपल साल्ट पता नहीं कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो आपस में मिलाए गए तो एडिशन कंपाउंड बना। अब यही एडिशन कंपाउंड बच्चों 2 टाइप का है, यही एडिशन कंपाउंड बच्चों 2 टाइप का है, यही एडिशन कंपाउंड बच्चों 2 टाइप का है ना। यही एडिशन कंपाउंड बच्चों 2 टाइप का है। एक को हम बोलते हैं, एक कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल साल्ट और दूसरे को बोलते हैं
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसकी स्टडी हमें डिटेल में करना है। एक को हम बोलते हैं डबल साल्ट, एक को हम बोलते हैं डबल साल्ट, जिसका केवल इंट्रोडक्शन था। कुछ डबल साल्ट लिखे जाएंगे अभी, कुछ डबल साल्ट लिखे जाएंगे अभी, उनको आपको याद रखना है। वही डबल साल्ट लिखे जाएंगे जो एनसीईआरटी ने दिया है। यही एडिशन कंपाउंड दो टाइप का है, एक को बोलते हैं हम डबल साल्ट, दूसरे को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, डिटेल स्टडी इसी कंपाउंड की हमें करना है। डिटेल स्टडी इसी कंपाउंड की हमें करना है। यही हमारा चैप्टर भी है, यही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्या है, चैप्टर भी है। कभी कभी बच्चों ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए तो इसकी स्टडी हो रही है ना, इसीलिए तो ये अकेला चैप्टर है। ये डबल साल्ट का इंट्रोडक्शन दे करके इसे यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। जो पूरा चैप्टर जिसकी जो है हमारा वो यही है, ये पूरा चैप्टर यही है जिसकी हमें डिटेल में स्टडी करना है। इसी कंपाउंड का हमें नॉमेनक्लेचर देखना है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसी कंपाउंड में हमें आइसोमेरिज्म देखना है, इसी कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर देखना है जिसमें वो सारी थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी। इसी कंपाउंड का हमें कलर देखना है ना। इसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखने के लिए वो 4 थ्योरी पढ़ाई जाएगी। वर्नर की थ्योरी है ना। इसी कंपाउंड को के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप 4 थ्योरी पढ़ोगे। इसको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा, थोड़ा सा मैं और डिस्कस करके इसको यहीं पर छोड़ दूंगा। इसी कंपाउंड को के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, इसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बताने के लिए पहले वर्नर साहब ने अपनी थ्योरी दिया, फिर उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वर्नर साहब ने अपनी थ्योरी दे करके इस कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बताया, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उन कमियों को दूर किया, लेकिन उसमें भी कुछ कमी रह गई। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, उसमें भी कमी रह गई। तो लिगांड फील्ड थ्योरी ने उस समस्या को दूर किया। बाद में उसकी कमी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या किया, दूर किया। ये मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, जिससे आप इस चैप्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाएं और पूरा चैप्टर आपके दिमाग में सेट रूप में बैठे कि होने वाला क्या है दरअसल, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यही हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आइए हम लोग अभी जो है हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि डबल साल्ट में, और अगला जो पॉइंट है तो उसमें हम समझ लेते हैं कि डबल साल्ट और जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। भाई देखिए, हमने कहा ये भी एडिशन कंपाउंड, ये भी एडिशन कंपाउंड। तो बच्चों बाद में मैं बोलूंगा कि ये एडिशन कंपाउंड का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन ये एडिशन कंपाउंड का नाम है डबल साल्ट। चलो अब लिख देते हैं, अब लिखने का समय आ गया। ये भी क्या है, एडिशन कंपाउंड, ये भी क्या है, एडिशन कंपाउंड, और ये भी क्या है, एडिशन कंपाउंड, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये क्या है, डबल साल्ट है। तो दोनों में क्या फर्क है, आओ हम लोग पॉइंट लिख करके समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूछा भी जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन, तो हमारी अगली हेडिंग है
मुझे लग रहा है कि आप पॉज करके नोट कर लेंगे। वैसे मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आप कब का नोट कर चुके होंगे। जानबूझ करके बच्चों स्लो हूँ जिससे आप पूरे चैप्टर से कनेक्ट हो जाएं। हमने इसीलिए बताया आइसोमेरिज्म इसी कंपाउंड का पढ़ना है, थ्योरीज इसी कंपाउंड के विषय में दी गई है, स्टेबिलिटी इसी कंपाउंड का हमें जानना है, एप्लीकेशन इस कंपाउंड का यूज कहाँ कहाँ है हमें जानना है। चलो मुझे लग रहा है मैंने पूरे चैप्टर से आपको कनेक्ट कर दिया। चलो तो अब हम लोग जो है क्या पढ़ने चल रहे हैं, डिफरेंस। तो हेडिंग है आपकी डिफरेंस बिटवीन डबल शॉर्ट, है ना, क्योंकि अब ये एडिशन कंपाउंड कितने टाइप का, दो टाइप का। एडिशन कंपाउंड कितने टाइप का, दो टाइप का। डबल साल्ट और एडिशन कंपाउंड कितने टाइप का, दो टाइप का। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मुझे नहीं लगता है कि इस बात को हमें दोबारा लिखने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आपको आ गई। तो चलो देखिए एडिशन कंपाउंड कितने टाइप का, चलो पॉइंट बना देते हैं। एडिशन कंपाउंड ORR मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ORR मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये कितने टाइप का, ये दो टाइप का। कौन कौन सा, डबल साल्ट A B, डबल साल्ट और क्या, डबल साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या क्या ORR कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मुझे लग रहा है कि मैं चैप्टर से आपको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है, अगली जो हमारी हेडिंग है, आप इसे नोट कर लें, मैं मिटा देता हूं। फिर अगली जो हेडिंग है उसे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग तो जो है ना, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ए और बी। चलो तो मुझे लग रहा है आपने नोट कर लिया। तो अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एडिशन कंपाउंड एंड डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, पहले भी लेक्चर में हमने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिया है। तो अब हम, मुझे लग रहा है कि मैं चैप्टर से आपको जोड़ चुका हूं, अब मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। तो हमारे पास हेडिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हमारे पास हेडिंग यहाँ है, उसी में डिफरेंसेस, है ना, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट, एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है पेज में आप दो पार्ट कर ले, चाहे आप दो पेज यूज कर लें। हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छा नोट्स बना रहे हैं, तो आप दो पेज में कर लेंगे तो रिएक्शन वगैरह लिखने में सुविधा होगी, या जैसे भी आपको सुविधा बने। कुल मिलाकर के एक ऐसा नोट्स बने कि जो आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छा नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स को देख करके मैं फूला नहीं समाता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। उसी वजह से मैं भी बहुत शुरुआत में, जिससे आप चैप्टर से कनेक्ट हो जाए, इसीलिए बिल्कुल एकदम स्लो चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं डबल साल्ट, एक तरफ लिख लेते हैं हम डबल साल्ट, हमने लिख लिया डबल साल्ट, और दूसरी तरफ जो है हम लिख लेते हैं क्या, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। तो आइए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये जितने पॉइंट मैं लिखूंगा ये सारे पॉइंट पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि ये जो डबल साल्ट है हमारे पास, डबल साल्ट इज स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, है ना। तो डबल साल्ट इज स्टेबल, डबल साल्ट्स आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, ओनली इन सॉलिड स्टेट, ओनली इन सॉलिड स्टेट, ओनली इन सॉलिड स्टेट। तो डबल साल्ट जो है बच्चों कब स्टेबल है, केवल सॉलिड स्टेट में, है ना। जब इसे सॉल्यूशन में जब इसे किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने आयंस में टूट जाता है ना। तो जब इसे हम किसी डबल साल्ट इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, है ना, डबल साल्ट्स आर अनस्टेबल, डबल साल्ट्स आर अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, है ना, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो या सॉल्वेंट लिखो, इन सॉल्वेंट, चलो लिख देते हैं हम सॉल्वेंट, ब्रैकेट में चलो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन भी, है ना। अगर किसी डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फर्क है कि अगर डबल साल्ट को हम किसी भी सॉल्वेंट पानी में डाल दें तो अपने आयंस में टूट जाएगा, अभी हम दिखाते हैं, वही दो पॉइंट यहां भी हम लोग लिख देते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, मैंने दो पॉइंट में यहां पर इसको इसलिए लिख दिया, अब ये तो ये सिमिलरिटी है ना, तो डिफरेंस में ये काउंट होगा, हाँ भाई मेरा सेंस ये है कि इस दो पॉइंट को एक साथ जोड़ करके आप पढ़ें। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ, देखिए अब जरा यहां समझने वाली बात होगी, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is also stable, is also stable, is also stable in solvent, in solvent, ब्रैकेट में हमने लिख दिया सॉल्यूशन। चलो समझते हैं,
हमने जो पॉइंट लिखा हम उसको अब समझाने का प्रयास करेंगे आपको, है ना बच्चों। भाई देखो, डबल साल्ट ले लो, पानी में डाल दो, वो सब टूट जाएगा। डबल साल्ट ले लो, पानी में डाल दो, अपने आयन में टूट जाएगा वो। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये नहीं टूटता है। और इस चीज को समझते हैं एग्जांपल दे करके। जैसे अगर हमने जो है क्या किया, एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर आपने FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, आपने इसको क्या किया, पानी में मिला दिया। आपने इसको क्या किया, पानी में मिला दिया। इस भाई ये इतना बड़ा फार्मूला लिखा जा रहा है, इसके क्रिस्टल इतने छोटे होंगे, है ना। आप जब इस चीज को पानी में मिला दोगे, अभी ये दोनों पॉइंट जो लिखा हो क्लियर होने वाला है नीचे। आप इस चीज को जब पानी में मिला दोगे, है ना, रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, तो ये सभी पानी में प्रेजेंट, यानी Fe2 प्लस ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, प्लस ये लिखने का तरीका है, चित्र भी बना दे रहा हूं, SO4 माइनस माइनस एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, है ना, प्लस NH4 प्लस ये भी एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। देखो इसमें सभी क्या हो गए, टूट गए, सभी आपस में क्या हुई, टूट गए। भाई देखो ये मोहर साल्ट है, मोहर साल्ट को आपने किसमें मिला दिया, सॉल्वेंट में मिला दिया। यहां इसमें आपने जो है मोहर साल्ट को हम लोगों ने इसमें डाल दिया। तो इसको जब चेक किया गया तो इसमें ये सारे आयंस मिले, या Fe2 प्लस भी मिला, SO4 माइनस माइनस भी मिला, NH4 प्लस भी मिला, सभी मिले इसमें। लेकिन यहां की कंडीशन क्या थी, यहां की कंडीशन अलग थी बच्चों। यहां की कंडीशन क्या थी, यहां की देखो मैंने क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब जैसे हमने अभी लिखा, हाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा अभी निकल करके आया था, पहले हमने लिखा है CuNH3 होल 4 बड़े ब्रैकेट में SO4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एग्जांपल एक तो कंपाउंड नहीं है भाई, इन्फिनिटी नंबर ऑफ कंपाउंड है, अनगिनत कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो ये एक लिखा क्योंकि यही मैंने अभी रिएक्शन पहले लिखा था इसी से रिलेटेड। तो ये जो है ये केवल और केवल किसमें टूटेगा, देखो ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जा रहा है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और ये सिंपल पार्ट है। तो देखो इस कंपाउंड का दो पार्ट है ना, इस कंपाउंड का कितना पार्ट, 2 पार्ट है। इस कंपाउंड का कितना पार्ट है, 2 पार्ट है बच्चों। क्या नाम दिया गया है इसका, इसका नाम दिया गया है बच्चों सिंपल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट, A B। बार बार हम इसको यूज भी करेंगे। ये क्या है, सिंपल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है बच्चों। तो इसका सिंपल पार्ट क्या है, SO4 माइनस माइनस, और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, CuNH3 का 4 बड़ी ब्रैकेट में, है ना, ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो ये यहां जो टूटता है, देखो यहां जो ये टूटता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CuNH3 होल 4, ये बड़े ब्रैकेट में, इसके ऊपर आ जाएगा +2 प्लस
SO4-2। मुझे लग रहा है कि मोटी मोटी और बहुत सरल बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हम लोग अपने अब चैप्टर में बच्चों हम लोग इंटर कर चुके हैं, चैप्टर में हम इंटर कर चुके हैं। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत छोटी बहुत सरल है, पहली बार जो बच्चा देख रहा है उसको एक ही बार देखने में समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इतना स्लो चल रहा हूं, है ना। देखो क्या मैंने क्या कहा, देखो यहां से ये टूट गया, यहां से ये टूट गया, ये सब अलग हो गए। ध्यान दो, इसमें सारी चीजें अलग हो गई। अब इस पानी तो भाई पानी में ही है, पानी भी है भाई इसमें, अगर आप पानी पर विचार कर रहे हो, हाँ पानी, पानी पर अगर आप विचार कर रहे हो तो पानी तो वही है। अब देखो ये सब टूट गया, लेकिन ये फर्दर नहीं टूटने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये भी टूटेगा ऐसा कुछ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो है Cu है ना, यहां पर +2, अगर आप ये सोच रहे हो कि Cu2 प्लस ये 4NH3 में ब्रेक होगा, तो बच्चों ये नहीं टूटेगा, है ना, ये ऐसा नहीं होगा, है ना, नॉट ब्रेक, ये ऐसा नहीं होगा, नो ब्रेक, नो ब्रेकिंग, है ना। यहां पर क्या है, नो ब्रेकिंग, नो फर्दर ब्रेकिंग, नो ब्रेकिंग, यहां पर नो डिसोसिएशन, है ना, यहां पर डिसोसिएशन नहीं होगा, नॉट डिसोसिएटेड, नॉट नो डिसोसिएशन, है ना, नो डिसोसिएशन अकर, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन अकर, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ। चलो आगे और बहुत सारे पॉइंट धीरे धीरे अब आप बातें समझेंगे तो हम लोग ये चीजें समझ जाएंगे, है ना। देखो अगर किसी सॉल्यूशन में कोई आयन प्रेजेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो आयन प्रेजेंट है। तो बच्चों केमिस्ट्री में उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। तो ये जो देखो है ना, अगला पॉइंट लिखा जाए, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया। चलो रिपीट कर देते हैं। डबल साल्ट्स आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में ऐसे है तो ये स्टेबल है, लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा ये इसमें टूट जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट जैसे ही पानी में जाएगा ये वाला पार्ट तो बाहर निकलेगा। देखो ये तो टूट रहा है लेकिन ये वाला पार्ट नहीं टूट रहा है बच्चों, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये नहीं टूटेगा। यही डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में। और भी डिफरेंसेज हैं, उसको चलो लिखते हैं, समझते हैं। मिटा दिया जाए, आओ मिटा करके हम और कुछ बातें आपको समझाते हैं। चलो मिटा दें। तो देखो ऊपर जो कुछ आपने लिख लिया है, अब यहाँ पर डबल साल्ट है और डबल साल्ट और क्या है, यहाँ पर डबल साल्ट है और यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। चलो यहाँ पर क्या है, डबल साल्ट है, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसी में हम लोग डिफरेंस लिख रहे हैं। मैंने बच्चों से अपील किया था कि बहुत अच्छा नोट्स बनाइए, 2 पेज यूज करिए, क्योंकि शुरू वाले ये मान लीजिए रिएक्शन या तो बहुत छोटे लिखिए, हालांकि बहुत छोटा भी लिख लिया जा सकता है, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के जैसे आपको समझ में आए। शुरू करने वाले बच्चों के लिए यही सलाह होती है कि अगर वो थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, उनको नोट्स खोलते ही वो फील आना शुरू हो जाएगी। एक बार पढ़ने से तो बच्चों आएगा नहीं, बार बार जब आप पढ़ेंगे ये चीज़ें याद होंगी, है ना। चलो यानी डबल साल्ट, यहाँ हमने क्या लिखा था, डबल साल्ट
यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था डबल सॉल्ट, DS लिख करके छुट्टी कर रहे हैं, आपको तो लिखना नहीं, मैंने मिटा दिया। यहाँ पर हमने लिखा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये तो आप लिख चुके हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो जरा। जैसे हमने ये कहा, इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पानी, ये सॉल्वेंट है, मान लो क्या है, सॉल्वेंट है। अब इसमें हमने क्या डिजॉल्व किया, इसमें हमने डिजॉल्व किया FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2, ये डिजॉल्व किया। तो दिस सॉल्यूशन विल गिव, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, दिस सॉल्यूशन विल गिव, दिस solution will give test of Fe2 plus comma NH4 plus comma SO4 माइनस माइनस। अब बच्चों ये सारे टेस्ट प्रैक्टिकल में हैं, लेकिन मैं यहां भी समझाऊंगा, यहां भी आपको बताऊंगा। यहां पर यहां वाला मामला क्या आएगा, यहां वाला मामला ये आएगा कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कोई सॉल्वेंट है और इसमें हमने डिजॉल्व कर दिया, इसमें हमने क्या किया, डिजॉल्व किया, इसमें हमने क्या किया बच्चों, डिजॉल्व किया, डिजॉल्व, इसमें हमने क्या किया बच्चों, डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने का मतलब घोला, घोला। तो क्या घोला, हमने घोला बच्चों CuNH3 4 बड़े ब्रैकेट में SO4, इसके बाहर क्या लिखा जाएगा, SO4। लिखने का तरीका है ये, बार बार लिखेंगे आप समझ ही जाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, दिस सॉल्यूशन will give this solution will give the test of, this solution will give test of SO4 minus minus and CuNH3 होल का 4 बड़े ब्रैकेट में 2 प्लस। This solution will not give, this solution will not give test of Cu2 plus and NH3। ये फर्क है बच्चों, ये सॉल्यूशन जो है ये Cu2 प्लस और NH3 का टेस्ट नहीं देने वाला है, इसीलिए ये नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये टूट नहीं रहा है। अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि ये टेस्ट क्यों नहीं, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, इसका आंसर यही निकलेगा कि डिसोसिएशन ऑफ CuNH3 ट्वाइस, है ना, इसका डिसोसिएशन CuNH3 होल 4 2 प्लस, इसका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, नॉट डिसोसिएटेड, नो डिसोसिएशन,
इसका डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, इसका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो है इस दोनों का टेस्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि यहां सब डिसोसिएशन हो जा रहा है, ये भी टूट जा रहा है, ये भी टूट जा रहा है, सब टूट जा रहा है, तो सब टेस्ट दे रहा है। इसका डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा है तो टेस्ट नहीं देगा। अब अच्छा, ये टेस्ट का क्या मतलब है? टेस्ट का मतलब ये है, यहां पर ये टेस्ट का क्या मतलब है, यहां पर ये टेस्ट का क्या मतलब है, यहां पर टेस्ट का क्या मतलब है? भाई ये नहीं टूट रहा है, इसीलिए तो नहीं टूट रहा है, इसीलिए भाई ये चीज टूट ही नहीं रही है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। और इसका ये पार्ट टूट जा रहा है, देखो इसका ये वाला पार्ट जो है, देखो ये वाला पार्ट क्या है? टूट जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल आयन। सिंपल आयन। मुझे लग रहा है मैं अपनी बात समझाने में सफल होगा, राइट? बहुत स्लो हूं, मुझे पता है बहुत स्लो हूं, लेकिन अब हूं भाई, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन, ये भी आप समझ गए। सिंपल आयन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, ठीक है बच्चों? अच्छा आगे, तो टेस्ट का मतलब ये था बच्चों कि इंडिविजुअल, है ना? टेस्ट का मतलब ये था कि भाई कोई हमारे पास सोल्यूशन है, तो भाई हम उसे देख करके तो बताएंगे नहीं कि इसमें आयरन प्रेजेंट है, इसमें जो है कॉपर प्रेजेंट है, देख करके तो हम बता नहीं सकते। उसके लिए कुछ केमिस्ट्री यूज होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। भाई उस सॉल्यूशन में हम कोई चीज मिलाएंगे, है ना, तो कुछ पर्टिकुलर जैसे स्मेल, कलर, ये सब चीज दिखता है। जैसे बच्चों हम लोग लैब में जा करके आपको अमोनियम आयन का टेस्ट करवाए हैं, है ना? अमोनियम आयन का टेस्ट कैसे होता है ये लैब में हम करवा चुके हैं। अगर कोई मटेरियल है जिसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है तो कैसे हम उसको डिटेक्ट करते हैं, ये चीज आप लैब में जाकर के करते हैं। फेरिक कैसे चेक किया जाएगा कि फेरिक वहां प्रेजेंट है ना? तो ये टेस्ट जो है आपको लैब में क्या किया जाता है, करवाया जाता है। भाई हमारे पास हम कोई पानी का सॉल्यूशन आपके सामने रख दें, हम कहें कि इसमें कॉपर प्रेजेंट है, कि फेरिक प्रेजेंट है, कि कोबाल्ट प्रेजेंट है, कि निकल प्रेजेंट है, आप ऐसे देख करके नहीं बता सकते। उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे रिएजेंट आपस में मिला करके रिएक्शन करवा करके ये फाइनल लगाया जाता है कि हाँ इसमें जो है प्रेजेंट है। जैसे कहीं पर अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है ना, कोई अगर साल्ट हमारे पास है जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो आप जानते हो पहले उसमें एसिड मिलाया जाता है। एसिड मिलाने से अगर CO2 गैस निकल रही है, अब भाई हमारे सामने कोई सॉलिड मटेरियल ला दिया गया और हमसे कहा गया कि भाई चेक करो इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? उस साल्ट के साथ टेस्ट करेंगे। ऐसे ही इस साल्ट के साथ भी टेस्ट किया जाता है। हमारे सामने मोहर साल्ट ला के रख दिया गया, या हमारे सामने कोई कार्बोनेट का साल्ट ला करके रख दिया गया और कहा गया कि टेस्ट करो इसमें क्या प्रेजेंट है। मान लीजिए आपने हमारे पास कोई साल्ट रखा, हमें नहीं पता है वो कार्बोनेट है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि उसमें कार्बोनेट है? तो हम उस साल्ट को लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और थोड़ी सी मात्रा में हम क्या मिलाते हैं? HCl। तो वहां से जो है CO2 गैस निकलने लगती है और उस CO2 गैस को हम लाइम वाटर में पास कराते हैं, पहले मिल्की कलर आ जाता है, थोड़ी देर और पास कराते हैं, मिल्की कलर गायब हो जाता है। तो हम कंफर्म हो जाते हैं
कि जो चीज आपने हमको दिया था उसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, यही वो टेस्ट है। चलो बहुत स्लो हो करके बहुत मोटी मोटी बातें हमने आपसे डिस्कस किया, और जानते हैं, फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना। तो मैं ऐसा लिख दूं, मिटा दूं, मिटा दिया जाए, इस पॉइंट को भी मिटा दिया जाए, चलो मिटा देते हैं। अगला पॉइंट है ना, मिटा देते हैं, चलो अगला पॉइंट। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में इन सॉल्वेंट डबल साल्ट विल लूज दियर आइडेंटिटी, है ना। हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं भाई, जिससे आपको ये बातें क्लियर समझ में आए। इसीलिए आप ये मत सोचना गुरुजी वही पॉइंट आप बार बार लिख रहे हैं, नहीं, ये अलग अलग पॉइंट है। समझने के लिए, आपको समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो डबल साल्ट loses its identity in aqueous solution. double salt loses double salt loses, है ना, डबल साल्ट loses its identity, है ना। डबल साल्ट loses its identity, इसकी जो पहचान है वो खत्म हो जाती है। कहाँ? इन aqueous solution, इन solution, इन solution। डबल साल्ट, चलो ऐसे लिख देते हैं, डबल साल्ट्स लूज दियर आइडेंटिटी, है ना। डबल साल्ट लूज दियर आइडेंटिटी, डबल साल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी, फिर से डबल साल्ट्स lose its identity, their identity in solution, है ना। और कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ complex compound, complex part of complex compound does not, complex part of complex compound does not lose its identity, अपनी पहचान। इन सॉलिड स्टेट डबल साल्ट मेंटेन देयर आइडेंटिटी, क्या लिख सकते हैं हम लोग? इन सॉलिड स्टेट डबल साल्ट मेंटेन, डबल साल्ट्स मेंटेन देयर आइडेंटिटी, in solid state double salt maintain their identity, सॉलिड स्टेट में इसकी भी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। इन सॉलिड स्टेट डबल साल्ट्स मेंटेन दियर आइडेंटिटी, है ना, मेंटेन दियर आइडेंटिटी। सॉलिड स्टेट में इसकी भी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। इन सॉलिड स्टेट complex compounds also maintain
also maintain their identity, ये भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन किए रहता है। their आइडेंटिटी। अच्छा, एक और डिफरेंस ये है, इसके बाद एग्जांपल लिख लिया जाए, यही मेजर डिफरेंस यही था। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ जो मेटल आयन होगा वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। मेटल आयंस, मेटल एटम्स, यहाँ भी मेटल एटम है ना, वहां भी मेटल एटम है। जैसे इसमें कॉपर क्या है, मेटल एटम है, इसमें फेरिक क्या है, मेटल एटम है। तो मेटल एटम में बी प्रेजेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल एटम may be present, metal atom will show, metal atom will show metal atoms are present in lower oxidation state. metal atoms in double salts are present in lower oxidation state, यहां पर मेटल एटम्स आर प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। metal atoms are present in higher oxidation state, एग्जाम्पल लिख लिया जाए। ये सारे एग्जाम्पल अब आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि गिने चुने कंपाउंड ही लिखे जाते हैं आपके सामने, तो उस कंपाउंड को हमें याद रखना है। इसका एग्जाम्पल और यहां भी एग्जाम्पल है ना, तो इसका एग्जाम्पल लिख लिया जाए। इन दोनों कंपाउंड के बहुत सारे एग्जाम्पल जो है, जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, कुछ लिखते हैं। यहां वाला तो भाई बिल्कुल याद रखना, यहां वाला तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है। यहां वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। वही एग्जाम्पल लिखे जाएंगे आपके सामने जिसको एनसीईआरटी ने दिया है ना। वही एग्जाम्पल लिखे जाएंगे जिसको एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है बच्चों। तो मोहर चार्ट तो लिख ही लिया गया। देखो इसका एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है K2SO4 इंटू Al2SO4 पढ़ चुके हो। फिटकरी का फार्मूला Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। इसका नाम है फिटकरी, नाम इसको क्या बोलते हैं, पोटास एलम, इसको क्या बोलते हैं, पोटास एलम, है ना। दूसरा एग्जांपल है इसका क्रोम एलम है बच्चों। दूसरा इसका एग्जांपल है क्रोम एलम, है ना। और तीसरा एग्जांपल है इसका कार्नालाइट, चौथा एग्जांपल है इसका फेरिक एलम। फिटकरी का फार्मूला, ये फिटकरी का फार्मूला है, क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग इसको बोलते हैं पोटास एलम, राइट। अगला एग्जांपल क्या लिखा जाए,
क्रोम एलम। क्रोम एलम का भी फार्मूला सिमिलर ही है, ये भी शुरू होता है K2SO4 हाँ इंटू Cr2SO4 थ्राइस, यहाँ भी 24H2 है इंटू 24H2। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्रोम एलम। क्रोम एलम डबल साल्ट का एग्जांपल। अब यही दो तीन ही दिए गए हैं, यही पूछे भी जाते हैं, तो ये हमको लग रहा है कि आप लोगों को याद रहेगा। तीसरा वो वाला हमने लिखा ही था, जैसे ये फेरिक एलम जो है बच्चों, फेरिक एलम, फेरिक एलम है बच्चों NH4 ट्वाइस SO4 इंटू Fe2SO4 का थ्राइस, यहाँ भी वही 24H2O, 24H2O। और क्या है ये? फेरिक एलम, फेरिक एलम। चौथा ये लिखा गया है, मुझे लग रहा है कि आपको ऊपर लिख दें, क्या मिटा के ऊपर लिख दें? मिटा के ऊपर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। मुझे लग रहा है कि अब आप लिख सकते हैं। चौथा पांचवा कार्नालाइट। तीसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। चौथा एग्जाम्पल कार्नालाइट है ना, कार्नालाइट। कार्नालाइट का फार्मूला है बच्चों KCl इंटू, है ना, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। क्या नाम है इसका? कार्नालाइट। अभी पांचवा हम लोगों ने लिखा ही मोहर साल्ट, है ना, FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये हम लोगों ने लिखा ही था। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल जो है ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये सब डबल साल्ट है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की संख्या तो बहुत ज़्यादा है और वो हमें पढ़ना भी है। तो चलिए 2 4 5 इसका भी लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, अभी कल ही हमने लिखा, इसका एग्जाम्पल हो गया K4 FeCN6। कैसे लिखा जाता है? K4 FeCN6। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा Cu, अभी जो है आपने लिखा NH3 CuNH3 होल का 4, CuNH3 का 4, बाहर SO4। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों इसका आप लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिखा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो Na विदिन ब्रैकेट CuCl2, है ना, लिख सकते हो। चौथा एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो बच्चों, चौथा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? ये इस प्रकार से भी देखो PT, चौथा पांचवा एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं। चौथा पांचवा एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं। चलो यहां अब बहुत सारे कंपाउंड हैं, ये सारे कंपाउंड के नाम भी पढ़ने हम लोगों को, और इसी का डिटेल पढ़ना है। ये सारे कंपाउंड को हमें पढ़ना है। तो ये जो है, जो चौथा कंपाउंड है, चौथा कंपाउंड का नाम हमने लिख दिया PTCN4, और दूसरे ब्रैकेट में PTCl4।
देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे भी लिखे जाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे लिखे जा सकते हैं, ऐसे ये तरीका तो सेम ही है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा भी लिखा जा सकता है जैसे NiCO, ये CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO4 है ना, या दूसरा है FeCO5। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये एक ही है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब जिस चीज का नंबर आ चुका है बच्चों, तो वो ये जानने का नंबर आ चुका है हम लोगों को, है ना, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहां शुरुआत में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी टू टाइप का है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने टाइप का? टू टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी टाइप है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी क्या है बच्चों, टाइप है। तो ये छोटी सी हेडिंग, आइए इसको भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं 5 मिनट में। तो चलो, मुझे लग रहा है कि आपने नोट्स बना लिया होगा, मैं बार बार बच्चों इसलिए बोर्ड से हट जाता हूँ कि आपको साफ साफ दिखे। तो चलो जल्दी से हम लोग जो है क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की टाइप को समझते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये यहां पर छोटी सी हेडिंग हम लोग और कंप्लीट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो अगली हेडिंग हमारे पास क्या है, अगली हेडिंग है हमारे पास बच्चों टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसका जो, या क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ए बी, ए में जो है ए और बी, छोटी सी हेडिंग है, समझ लेते हैं। ए क्या है, ए है ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ए किस बेस पर है, ए है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें आपको घबराना नहीं है, पुरानी चीजें कुछ कंट्राडिक्ट करेंगी, लेकिन आपको बहुत घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है, समझ में आ जाएगा। तो चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयंस, on the basis of nature, on the basis of nature of ions, on the basis of nature of ions,
देखो ये मोटी बात तो देखो मैं शायद समझा चुका हूँ, फिर से एक बार यहाँ, क्योंकि ये पार्ट आपको समझाना है तो इसलिए एक बात ये फिर से समझो। अगर भाई हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमारे पास क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चाहे हम बोले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चाहे हम बोले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर है तो फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के का दो ही पार्ट होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी जो है दो ही पार्ट होगा, कटायन और एनायन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होगा, दो ही पार्ट होगा। देखो समझो, समझ लो जरा सा, क्योंकि इस चीज को हम यूज करने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दो ही पार्ट है, ए और बी, है ना। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसमें दो ही पार्ट है, एक है आपका कटायन, एक है आपका कटायन और दूसरा है आपका एनायन। दूसरा है आपका एनायन। अब देखो ये जो है कटायन और एनायन, ये भी दो टाइप के हैं दोनों, है ना। कटायन भी दो टाइप का है, कौन कौन सा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और एनायन भी दो टाइप का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब कि ये दोनों फर्दर दो टाइप के हैं, है ना, है ना। ये दोनों फर्दर जो है दो टाइप के बन जा रहे हैं। देखो कटायन भी दो टाइप का, सिंपल भी है कटायन, कटायन सिंपल भी है और कटायन कॉम्प्लेक्स भी है, और एनायन भी सिंपल भी है और एनायन कॉम्प्लेक्स भी है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ आयंस। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ, देखो यहां लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयंस, नेचर ऑफ आयंस। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ आयंस। चलो एक बार फिर से देख लो, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिख दिया मैंने, चाहे हम लिखें, बार बार मैं बोल चुका हूं अब नहीं बोलूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसके दो ही पार्ट होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसके दो ही पार्ट होंगे, या तो कटायन होगा या तो एनायन होगा, है ना। उसका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, दो पार्ट होगा, कटायन और एनायन। ये दोनों भी दो टाइप के, कटायन भी सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एनायन भी सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसी चीज को हम बोलते हैं नेचर ऑफ। हमसे कोई पूछता है भैया नेचर ऑफ कटायन क्या है, हम कहेंगे सिंपल। हमसे कोई पूछता है अगर नेचर ऑफ कटायन क्या है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो हम कहेंगे भैया नेचर ऑफ कटायन कॉम्प्लेक्स है ना। बस यही मोटी मोटी बातें। अच्छा ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, तो एक को बोलते हैं परफेक्ट या पिनेट्रेटिंग कंपाउंड, तो ये जो है टू टाइप का है ना। ये कितने टाइप का, टू टाइप का। ये कितने टाइप का है बच्चों, टू टाइप का। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, यहां भी नंबर वन वाले को हम बोल रहे हैं पिनेट्रेटिंग, नंबर वन को परफेक्ट, चलो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसी को क्या बोलते हैं, ORR पिनेट्रेटिंग, इसी को बोलते हैं पिनेट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी को बोलते हैं पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या सेंस हुआ, जल्दी से हम समझ लेते हैं। पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज मुझे नहीं लग रहा है लिखना यहाँ जरूरी है भाई, समझ में आ जाएगा, दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज लिखना आवश्यक नहीं है, अगर लैंग्वेज वो कहता भी है तो आप लिख सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले समझ लो। देखो जैसे हमने लिया K4Fe6, ये पेनिट्रेटिंग का एग्जाम्पल है। देखो जब ये टूटेगा तो ये किसमें टूटेगा, 4K प्लस, थोड़ा छोटा लिखें, छोटा लिखूंगा तो तो सब जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखो जैसे हमने लिखा भैया, हमने लिखा K4Fe6, ये किसमें टूट रहा है, ये टूट रहा है 4K प्लस प्लस Fe6, यहां पर क्या लग गया 4 माइनस, ये प्लस माइनस लगाना मत भूलना भाई, ये प्लस माइनस लगाना मत भूलना। देखो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत थोड़ा सा टूटेगा, है ना, ये वाला पार्ट जो है देख लो, ये वाला पार्ट जो है बहुत थोड़ा सा टूटेगा, किसमें किसमें टूटेगा, या फिर 2 प्लस किसमें टूटेगा, या फिर 2 प्लस प्लस 6Cn माइनस, है ना, बहुत थोड़ा सा टूटेगा, फीबली डिसोसिएटेड, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टूटने को यहां बोला जाता है फीबली, थोड़ा सा टूटने को क्या बोला जाता है, फीबली डिसोसिएशन है यहां पर, कैसा डिसोसिएशन, फीबली डिसोसिएटेड, फीबली डिसोसिएशन, मुझे लग रहा है पढ़ने में आ रहा है, फीबली डिसोसिएशन, बहुत थोड़ा सा टूट रहा है। अब अगर यही ज्यादा टूट जाए तो हम बोलते हैं इम्परफेक्ट है ये। अब अगर यही बी वाला जो है ये ए है, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए। दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट या नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ORR, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां पर यही चीज थोड़ा सा ज्यादा टूट जाती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है बच्चों K2, है ना, CD, K2CD Cl4, ये जब टूटता है बच्चों क्या बनाएगा, ट्वाइस K प्लस, है ना, यहां पर क्या प्लस कैडमियम Cl होल 4, ये बड़े ब्रैकेट में इस पर क्या लग गया बताओ, इस पर क्या लग गया 2 माइनस, इस पर क्या लग गया 2 माइनस। अब ये थोड़ा सा ज्यादा टूट जाता है, इसका ये पार्ट भी थोड़ा सा ज्यादा टूट जाता है। आप सब कहोगे यहां पर थोड़ा सा ज्यादा टूट रहा है,
अप्रिसिएबली ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा टूट जा रहा है, यानी एक किसमें टूट जाएगा, CD2+, बताओ, CD2+, 4Cl माइनस, किसमें किसमें टूट रहा है ये, कैडमियम 2+ 4Cl माइनस। अप्रिसिएबली इसको क्या बोलते हैं, अप्रिसिएबली डिसोसिएटेड, अप्रिसिएबली डिसोसिएटेड, अप्रिसिएबली डिसोसिएशन, डिसोसिएशन क्या बोलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टूट जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा टूट जा रहा है। आप कहो गुरुजी कंफ्यूज मत करिए, साफ साफ बोलिए, अभी तो कह रहे थे टूटता ही नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा टूट रहा, थोड़ा कम टूट रहा है, क्या मामला है भाई आपका, कंफ्यूज कर रहे हो गुरुजी। नहीं देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप कहोगे कि भाई इसके पहले अभी आप जो डिफरेंस लिखवा रहे थे, आप कह रहे थे कि ये वाला पार्ट टूटता ही नहीं। हाँ नहीं टूटता, लेकिन जैसे मान लो कोई वो 2% टूट गया, मान लो 2% टूट गया, तो उसको टूटना नहीं बोलते हैं। चलो 2% मान लीजिए ज़्यादा हो गया, मान लो 0.5% टूट गया, क्योंकि अब मालिक्यूल के नंबर में उसको गिना जा रहा है भैया, यहाँ पर मालिक्यूल के नंबर में मान लो 0.0005% टूट रहा है बस, तो हम कहेंगे नहीं टूट रहा है। और अगर थोड़ा ज्यादा टूट जा रहा है, इसका मतलब 2% टूट गया, अगर 2% भी टूट रहा है तो हम क्या कहेंगे, नहीं टूट रहा है भाई। केमिस्ट्री में इस मोटी बात को समझो। अगर हम मोटे तौर पर देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये नहीं टूट रहा है, ये नहीं टूट रहा है। लेकिन अगर हम डीप में चल करके एनालिसिस करेंगे तो हम देखते हैं कि जितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उसकी दो कैटेगरी है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम परफेक्ट बोलेंगे, उसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा टूटेगा, बहुत थोड़ा सा, इसको फीबली का मतलब बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा टूट रहा है। भाई बहुत थोड़ा सा टूट रहा है, उसकी तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा टूट रहा है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो कुछ नहीं टूट रहा है। फिर गुरुजी कंफ्यूज कर दिए, नहीं कंफ्यूज नहीं किया, मोटे तौर पर समझो। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं टूट रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो प्रकार के हैं, एक को परफेक्ट, दूसरे को इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट वाला थोड़ा ज्यादा टूट जाता है, ये वाला थोड़ा सा कम टूट जाता है। मुझे लग रहा है मैं आपको समझा दिया गया। अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, तो इसको आप देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, इसे देख लो। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया हूं, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है भाई। बहुत थोड़ा सा ये टूटता है, इसकी तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा और टूट गया, बस इतने से काम चला दो। आओ आओ, ये जो है कितने टाइप का, चलो इसको समझते हैं। तो इसमें ये पहला नंबर वन क्या है कि इसका कॉम्प्लेक्स कटा एनायन है, और ये नंबर वन किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है कॉम्प्लेक्स एनायन प्लस सिंपल
कॉम्प्लेक्स एनायन प्लस सिंपल कटायन, पहला ये है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है भैया, इसका एग्जाम्पल क्या है? K4FeCN6, K4FeCN6, K4FeCN6। देखो K जो है ये K प्लस, ये क्या है? सिंपल कटायन है। और FeCN6 माइनस FeCN6 माइनस ये क्या है? सिंपल कॉम्प्लेक्स एनायन है। ठीक है। दूसरा है आपके हमारे पास, दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन है, कॉम्प्लेक्स कटायन है, कॉम्प्लेक्स कटायन है प्लस सिंपल एनायन है, सिंपल एनायन है। एग्जाम्पल इसका क्या है? अभी अभी लिखा था। एग्जाम्पल क्या है? CuNH3 4 SO4 माइनस माइनस। देख लो तो कॉम्प्लेक्स कटायन है यहां पर। यहां पर कटायन क्या है? CuNH3 4, इस पर क्या लगा हुआ है? प्लस, है ना? यहां माइनस लगाना ठीक नहीं, गलती से लग गया। और ये क्या है? SO4 माइनस माइनस। ठीक है। सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कटायन, दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाए, दोनों क्या हो जाए? तीसरा टाइप क्या है? दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स कटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था PtCN4 और यहां पर PtCl4। इसमें दोनों पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसका चौथा न्यूट्रल, चौथे वाले का नाम क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले का एग्जांपल अभी अभी आपने लिखा। न्यूट्रल का एग्जांपल क्या है? NiCO4 या FeCO5, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। बाद में हम बताएंगे कि ये पाई एक्सेप्टर लिगांड भी है। अब एक नया शब्द मैंने जोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं। देखो मोटी मोटी बात भाई, देखो बहुत सरल बात, एक छोटी सी चीज हम लोग ये पढ़ना चाह रहे थे। हमने कहा भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हमको पढ़ना है, डबल साल्ट तो हमको पढ़ना नहीं। डबल साल्ट के विषय में जितना पढ़ना था वो बता दिया पहले से। ये डबल साल्ट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे जुड़े हुए हैं शुरू में बता दिया। अब हमें जब क्लासिफिकेशन करना था या टाइप्स देखना था, किसका क्लासिफिकेशन करना था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। हमने कहा दो प्रकार से संभव है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयंस। अब ये नेचर ऑफ आयंस क्या है ये हमने यहां समझा दिया। अब स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? अगर ये भाई थोड़ा सा टूटेगा, ये थोड़ा सा टूट रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल कंपाउंड है। अगर ये इसकी तुलना में ये थोड़ा ज्यादा टूट रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। बस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयंस में भाई ये
पहला टाइप है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स होगा, ये सिंपल होगा। दूसरे में ये कॉम्प्लेक्स कटायन होगा, सिंपल एनायन होगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, एक न्यूट्रल, ये दोनों मतलब एक टाइप ऐसा है जब इसमें न्यूट्रल है, यानी एनआई भी न्यूट्रल है और सीओ भी क्या है, न्यूट्रल है। सीओ के ऊपर कितना चार्ज, न्यूट्रल। भाई ये देखो दो पार्ट से मिलकर एनआई भी यहाँ न्यूट्रल में है और एफई भी क्या है, न्यूट्रल में है, तो ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। इसका स्ट्रक्चर जो है बाद में आप देखेंगे। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना दें तो ये एनआई कैसे, ये देखो ये एनआई है, एनआई को 4 लोन पेयर ये दिया गया है ऐसे, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना भाई, शुरू में ही बताया कि जितने वो कौन से कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेंगे, वही कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेंगे गुरुजी, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो। ये देखो ये सीओ क्या है, सीओ सीओ है ना, सीओ सीओ, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। बताओ, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर इधर छोटा सा बना दिया जा सकता है, यफी, ये है हमारे पास यफी, है ना, ऐसे ही यफी का स्ट्रक्चर भी बनेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आज वाले लेक्चर में इतना ही। और टर्मिनोलॉजी, अगला जो हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक आप पढ़ करके नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी का, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।